दलितों को शंकराचार्य बनाओ, दलितों के साथ रोटी बेटी का संबंध करो, दलितों को मंदिर का पुजारी बनाओ, स्वागत है। फिर आप जाति जाति करते हो, फिर कहते हो कि दलित मेरे बराबर नहीं बैठ सकता। धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम ऐसे वीडियो भी वायरल हैं जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी दलित से कहते हैं तू पैर मत छू, हम अपवित्र हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की ही घटना है, मध्य प्रदेश से ही धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं ना। हाँ देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, दलित आदिवासी और पिछड़ों के साथ जातियां हुई, कहीं उनको मारा गया, पीटा गया, पेशाब पिलाया गया, कहीं पेशाब किया गया उनके ऊपर, तो उस पर तो धीरेन्द्र शास्त्री का कोई स्टैंड नहीं है, ना उस पर कोई बयान आता है कि भैया ये हिंदू है, हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, उनके देखिए क्या पहल है, एक तरफा पहल है, जात पात की करो विदाई, बनाओ सबको शंकराचार्य। धीरेन्द्र शास्त्री में साहस है, बनाओ दलित को शंकराचार्य, बनाओ आदिवासी को शंकराचार्य, बनाओ उनको हाँ, तो पहले शंकराचार्य बना के एग्जाम्पल सेट करो ना। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब वोट लेने का नंबर आएगा, जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का नंबर आएगा, जब सत्ता में काबिज होने का नंबर आएगा, तब आपको दलित और पिछड़ा याद आएगा। जी ये दलित पिछड़ा नहीं है, हिंदू है। और जब बात आएगी शंकराचार्य बनाने की, मंदिर में पुजारी बनाने की, व्यापारी बनाने की, जज बनाने की, वकील बनाने की, अफसर बनाने की, तब ये कह देंगे ये छूत है। तो ये सब चीजें किसे आप सिखा रहे हो, किसे पट्टी पढ़ा रहे हो। 21वीं सदी चल रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज का युवा संविधान के महत्व को समझ रहा है, आज का युवा सब चीजें जान रहा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री खुद को साधु बताते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का बयान देखा कि हमारी यात्रा में चल रहे लोग बड़े सयाने, आगे चले जाते हैं, चाट पकौड़ी खा जाते। 3 दिन यात्रा करी और यात्रा करके बेहोश हो गए, उन्हें ड्रिप लगाने के लिए डॉक्टर आ रहे हैं। भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको तो ईश्वरी संदेश आते हैं, आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर से, फिर 3 दिन की भी यात्रा नहीं झेल पाए। और इनका सारा ध्यान हिंदू एकता पे नहीं है, इनका सारा ध्यान ये चाट पकौड़ी के काउंटर पे कोई चाट पकौड़ी ना खा जाए। कह रहे जी हमें एक भी दोना पत्तल ना मिला खाने को। तो ये सब बात है क्या एक साधु की चाट पकौड़ी लूट हो रही है। तो ये क्या एक साधु की बात भाषा होनी चाहिए ऐसी। ये सब लोग साधु नहीं है, साधु के भेष में बैठे हुए व्यापारी है। ये अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं और इनको पीछे से बीजेपी और आरएसएस का सहयोग प्राप्त है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए ये इस तरह से माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दलित पिछड़ा है वो नौकरी ना मांग ले, तो इसलिए सनातन यात्रा में तो दलित पिछड़े मुसलमान सब जा रहे हैं ना। उनका विचारों का काम ही यही है। उनसे मंदिर के झंडे दिलवाए जा रहे हैं, यात्राएं निकलवाई जाएंगी। जब नौकरी देने की बारी आएगी तो नौकरी कोई और ले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस कोटा नौकरी ले जाएगा। आजकल आप देख रहे हो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो पिछड़ों से भी नीचे जा रही है। ईडब्ल्यूएस की सीटें 10% के हिसाब से 200 रहेंगी, तो और 27% की जो पिछड़ों की सीटें हैं वो 100 रह जाएंगी। तो इस बात को हमारे दलित पिछड़े को भी समझना पड़ेगा। चुनाव में समझ में नहीं आती है चीजें, तब तो सारे हिंदू बन जाते हैं ना। तब ये बेचारे फंस जाते हैं, वो 10,000 के लालच में आ जाते हैं, कहीं ये शोभा यात्राओं के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस बात को हमारे दलित पिछड़े साथियों को भी समझना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र की लड़ाई है इसका ठेका सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने नहीं उठा रखा है। बिहार के वीडियो देख रहे हैं, उसमें मुसलमान ये कह रहे हैं अगर यादव वाली सीट पर अगर किसी मुसलमान को टिकट देना है तो यादव हिंदू बन जाते हैं, बीजेपी पे चले जाते हैं, वो मुसलमान को वोट देना नहीं चाहते। वो भी गलत है भाई। जब आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी जाति हो, जैसे मुकेश सहनी का भी बयान आया था, वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल ये मुझे जानकारी नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि जो महागठबंधन में अलायंस होना चाहिए तो जो उनकी जाति है, मल्ला जाति है, मल्लाओं का वोट यादवों को ट्रांसफर नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं हुआ। तो ये बात आप पहले कहते, आप तो डिप्टी सीएम का जो अपना, उन्होंने कहा यादवों की डर के वजह से नहीं होता है। डर काहे का डर है? ये तो एक मीडिया का बनाया हुआ नरेशन है। मैं भी तो यादव हूं, मैं बताऊं मैंने किसका हकूक खा लिया। तो इस समय यादव समझदार हो गया है, यादव संविधान के महत्व को समझ रहा है और आंखों में आंखें डालकर जो मनवादी ताकतें हैं उनसे सवाल कर रहा है। इसीलिए यादवों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यादवों को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यादवों को गुंडा, बदमाश और अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। असली सवाल और असली जो जड़ है वो ये है। तो इस यात्रा का भी असर पड़ा क्या बिहार में? कुछ बिहार में यात्रा का भी असर रहा है और दूसरा फैक्टर और रहा है कि जो हरियाणा से
और गुजरात से जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, इनका भी एक असर रहा है। मतलब वोटरों को ट्रेन भर भर के लाया, लाखों की संख्या में वोटरों के रिजर्वेशन करा के उनको वोट डलवाए गए और वापस फिर उनको वापस उनकी भी व्यवस्था की गई। चारों तरफ से एक प्रपंच रचा गया। तो बहुत सारे, चूंकि सरकार में बैठे हुए हैं, पूरा सिस्टम इनके पास है, पूरी सरकारी मशीनरी बिखर गया। देखिए अब देखिए, ये बड़ा दुखद है जो इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत छोड़ के जा रहे हैं उनके दुखद और पीड़ादायक है। इस तरह की चीजें, संजय यादव है, उन पे सब आरोप लगा रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि घर के मसले में किसी बाहरी व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यही बात हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी थी कि जब अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में झगड़ा हुआ और उसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा। बीजेपी उसी दौरान मजबूत हो गई, अभी तक मजबूत है। और अगर इसी तरह का झगड़ा बिहार में चलता रहेगा तो उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, और मिल भी रहा है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो तेज प्रताप अलग चुनाव लड़े और तेजस्वी अलग लड़े, तो उसका एक संदेश पिछड़े समाज में भी जाता है। जो आरजेडी का समर्थक है, जरूरी नहीं वो सिर्फ यादव मुस्लिम ही हो, और भी तमाम जातियां वोट देती हैं, तो उसके दिमाग में भी ये चीज गई कि अरे यार, ये लोग घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाकी चीजें कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से ये चुनाव प्रभावित हुआ है। और कुल मिला जुला के ये है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहा। क्योंकि अगर हम बसपा के साथ गठबंधन कर लेते तो हमें उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता, या मुकेश सहनी की जगह हम ओवैसी से गठबंधन कर लेते तो हमें उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता। क्योंकि मुकेश सहनी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ तो वो वोट हमारे पास ट्रांसफर नहीं हो पाया, उसका फायदा सीधा सीधा एनडीए को मिला। और वहां पे एक चीज और देखने वाली बात है कि सीमांचल का जो क्षेत्र है वहां भी एनडीए जीती है, तो इसका मतलब मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ गया है, नीतीश कुमार पे गया, नीतीश कुमार को मिला है। अब वो क्यों मिला है, क्या कारण रहे हैं, तो उन कारणों की भी समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव में अगर हार हुई है और भले ही धांधली हुई है, तो हम धांधली को ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब बेईमानी हो गई है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें अपनी गलतियों का भी विश्लेषण करना चाहिए कि हमसे कहाँ पे चूक हुई है। बड़ा हंगामा होता रहा निश्चित तौर पे देखिए, इसमें दो फैक्टर और भी है। एक तो हमारी जो 5 सीटों पे आरजेडी के साथ सहमति नहीं बन पाई, तो वो 5 नहीं बल्कि 6 सीटें थी, तो वो भी कहीं एक छोटा सा फैक्टर हम मान सकते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय की बात हम लोग कर रहे थे और उस सामाजिक न्याय को हम जनता के बीच में डिलीवर करने में फेल रहे। हमें ओबीसी को 60% सीटें देनी चाहिए थी और हम ओबीसी को 21% सीट दे पाए। जो सीटों का हमने वायदा जनता से किया था वो वायदा हम पूरा नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पे उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनता के बीच में एक आक्रोश रहा है कि राहुल गांधी जी की बातों को जो वहाँ का प्रदेश नेतृत्व है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, या जो वहाँ पे इंचार्जेस थे जिनको वहाँ पे चुनाव की और टिकटों की जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों से जो चूक हुई है, तो निश्चित तौर पे उसका भी विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली है, मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा आप लोगों की बीजेपी से जो आप लोग डराते थे, अब मुसलमान नहीं डर रहा। देखिए, हमने कभी किसी को नहीं डराया। हम अब भी माइनॉरिटी के साथ जो जातियां हो रही हैं उसके लिए खड़े रहे। आप डराते नहीं हो बीजेपी आ जाएगी अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया हमें? तो अखिलेश यादव वही काम करते हैं, तेजस्वी यादव भी वही काम करते हैं। हम बात करते हैं संविधान की, जो हम लोग हैं इंडिया अलायंस के लोग हैं, हम बात करते हैं संविधान की कि बीजेपी संवैधानिक तरीके से शासन नहीं कर रही है। वो बात हम अब भी कर रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो वोट काटे जा रहे हैं वो ज्यादातर किसके हैं। फिर सर वही रोना शुरू हो गया आपका। आपने कहा हम संविधान की बात करते हैं, 2% मल्ला जाति का वोट है, मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं और मुसलमानों को आप हिस्सेदारी भी नहीं दे रहे, टिकट भी नहीं दे पा रहे। देखिए, ये बात तो छोड़िए आप, ये बात तो ने क्या नहीं ऐसा बताया। ये बात तो हम लोगों ने उस समय तय कर ली थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसी मुसलमान को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे और एक दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे। ऐलान क्यों नहीं किया आप लोगों? ऐलान हुआ था। कहाँ ऐलान हुआ? लेकिन मीडिया ने उन चीजों को नहीं दिखाया। नाम फाइनल नहीं हुआ था, वो कांग्रेस की तरफ से बनना था, लेकिन कांग्रेस में ये फाइनल नहीं हुआ था कि इसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम सहमति से बनता। ठीक है, जैसे
बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। और वहां तो सबको पता नीतीश कुमार ही बनेंगे। पता होना अलग चीज होती है, लेकिन एक उसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन होना एक दूसरी चीज होती है। जैसे महाराष्ट्र में पता सबको था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। तो आपको सका बिहार में नीतीश अब क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अमित शाह जी तो ये कह के पल्ला झाड़ देंगे कि हमने तो नहीं कहा था, हमने तो डिक्लेयर नहीं किया था। अभी भी जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि जो एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी उसमें बहुमत से तय होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं जदयू ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और नाम पे विचार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां कॉन्फ्लिक्ट है। चिराग पासवान अलग बात कर रहे हैं, चिराग पासवान साफ साफ उस बात को लेके मुकर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो रणनीतियां हैं, हमारी रणनीतियों में ही खामियां रही। हाँ, निश्चित तौर पे हम अगर हारे हैं तो हार का देखिए कोई माई बाप नहीं होता है, और जीत का श्रेय लेने के लिए 50 लोग आ जाते हैं। यूपी में पड़ेगा क्या 2027 के चुनाव में? देखिए, किसी भी चुनाव का अगले चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अभी बीच में बिहार में चुनाव, वो बंगाल में चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है। 4 बड़े राज्य हैं जहां पे चुनाव है। ठीक है, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, पंजाब में होगा। तब उस समय क्या परिस्थितियां बनेंगी। और निश्चित तौर पे एक बात तो तय है कि बीजेपी ने जो ये बेईमानी और लूट खसोट करना शुरू किया है वोट चोरी के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, बिहार के बाद से अब इनका साहस बढ़ गया है। अब ये उसको व्यापक लेवल पे करेंगे। तो क्या जंगल राज को साबित कर पाई बीजेपी? और जंगल राज के से भी लोगों ने वोट नहीं दिया। देखिए, जंगल राज तो बीजेपी का चल रहा है। आप 50 साल पुरानी बात करो तो क्या वो बात न्याय संगत है कि 50 साल पहले क्या होता था? अब की बात करो ना। आप ये बीजेपी के पास तो है ना, तो यूपी में कहते हैं गुंडे याद गोकू, और वहाँ बिहार में कहते हैं जंगल राज। देखिए, आप समझिए, कोई पिछड़ी जाति शासन करेगी, कोई दलित शासन करेगा, तो ये उनको गुंडा बताएंगे, उनका चरित्र हनन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि सत्ता में हम ही लोग काबिज रहें, हम जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं हम ही लोग सत्ता में रहें, हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति सत्ता में काबिज ना हो, हमारे अलावा किसी भी व्यक्ति को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं रहना चाहिए, बाकी जो लोग हैं वो गुलामी करें। अब अनंत सिंह बीच चुनाव में अनंत सिंह के काफिले ने एक व्यक्ति की हत्या की। वो व्यक्ति पिछड़े समाज से आता है। क्या वो जंगल राज नहीं था? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और वो अनंत सिंह को चुनाव भी जिता दिया जाता है। तो ये एक क्लियर मैसेज दिया गया कि गुंडाई जो होगी वो मनवादी ताकतें, बीजेपी और आरएसएस की जो ताकतें वही गुंडाई कर सकती हैं, और उनको गुंडाई करने का लाइसेंस है, उसे जंगल राज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई दलित और अगर कोई पिछड़ा सामाजिक न्याय की बात करेगा तो उसे आप गुंडाई बोल दोगे। हर व्यक्ति को चारपाई में बैठने का अधिकार किसने दिया? दलित पिछड़े नेताओं ने। जो मनवादी ताकतें उनकी आंखों में आंखें डाल के अपना अधिकार छीनना किसने सिखाया? दलित और पिछड़े नेताओं ने, मान्यवर कांसीराम जी ने, बहन मायावती जी ने, लालू जी ने, मुलायम जी ने, और जो तमाम नेता रहे इन लोगों ने। तो इन लोगों को ये क्या कहेंगे? गुंडे बदमाश कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता उनकी गोद से, उनकी जेब से छीन कर लेके आ गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कहना जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, इनको क्या बोलोगे? तो फिर बनाओ भैया शंकराचार्य। पर प्रोफेसर साहब, आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं हमेशा, ईमानदार से बताइए, क्या बिहार में तेजस्वी यादव या यूपी में अखिलेश यादव बीजेपी को हरा पाएंगे? देखिए, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे हरा पाएंगे। ईमानदारी से नहीं हो रहा। ये चुनाव ईमानदारी से नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैप्चर किया हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। और इस बात को आम जनता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान उनका भी है। नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है तो हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान जनता का भी है, क्योंकि सरकारों का लगातार बदलते रहना भी बहुत जरूरी है। गठबंधन का भी तो उन्हें बदल पड़ा ना, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, कुछ पार्टियों को छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं समस्या। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हार के तो कई कारण निकल आते हैं, और जब यही फैक्टर जीत जाता तब हम कहते हैं कि भैया ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। अब लोकसभा चुनाव में भी तो यही फैक्टर था, हमने अच्छे प्रदर्शन किया। पर आपके नेता विदेश बहुत जाते हैं, इस पे भी बड़ा सवाल होता है। मोदी जी तो भूटान भाग गए उसी दिन।
जिस दिन दिल्ली में बम की जो घटना हुई लाल किले पे, उसके अगले दिन मोदी जी भूटान चले गए। आपके नेता तो वैसे चले जाते हैं, वो भूटान चले गए, वो चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन विपक्ष का कोई नेता वो अगर विदेश चला जाता है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। बीजेपी तो संघर्ष कर रहा है, नहीं तो संघर्ष कर रहा है। ये तो वही बात हो गई जैसे किसान आंदोलन में किसान पिज्जा नहीं खा सकता, तो वैसे ही जो विपक्ष का नेता वो विदेश नहीं जा सकता। विदेश तो सिर्फ सब सत्ताधारी दल के लोग। राहुल गांधी जी को ऐसे विदेश जाते रहना चाहिए। तो सब लोगों को आजादी है, सब लोगों को आजादी है, सब लोग विदेश जाएं, देश में घूमें, सबको आजादी है। क्योंकि देश में संविधान है तो हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत जीवन भी है। और मैं ये मान के चलता हूं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांकना चाहिए। जैसे एक वीडियो वायरल हुआ, राहुल जी अपनी भांजी के साथ जा रहे थे, हालांकि मैं इस पे चर्चा नहीं करता, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया राहुल जी एक युवती के साथ जा रहे हैं। अब उनकी सोच देखिए कि कोई व्यक्ति अपनी बहन, बेटी, भांजी के साथ भी नहीं घूम सकता। तो इनका आचरण समझिए कि ये लोग किस हद तक गिरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव एक तरफा हो गया, बीजेपी का स्ट्राइक रेट, एनडीए का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर है, तो वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सवाल जो है वो जनता को भी जानना जरूरी है। और जनता के बीच में एक चीज ये भी आ रही है कि जो वोट विपक्ष में जो एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की है, तो आखिर वो जो वोट डाला गया तो वो वोट कहाँ चला गया। कई चीजें ऐसी हैं जो चुनाव आयोग और एनडीए सरकार दोनों को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। अब उनको हम सिलसिलेवार समझते हैं। पहली बात तो ये है कि जब चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ तो ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में कुल वोटर 7.42 करोड़ है। और अब जब दोनों फेज के चुनाव हो गए तो अब ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में कुल वोटर 7.45 करोड़ है। तो आचार संहिता लगने के बाद ये 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि एसआईआर के जरिए जो 68 लाख वोटों का हेराफेरी हुई है, उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो एनडीए को होता हुआ दिखा है। क्योंकि अगर हम 2020 के चुनाव और 25 के चुनाव को कंपेयर करें कि जिन जिन चुनाव पे बीजेपी 10,000 या 20,000 के मार्जिन से हारी थी, उन्हीं सीटों पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीत रहा है। मतलब महागठबंधन के वोट कटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के वोट काटे गए। 64 लाख वोट कटे हैं वो महागठबंधन के कटे हैं। भाई हम तो यही कहेंगे, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इसी बात को कह रहे हैं कि महागठबंधन के वोट काटे गए हैं और उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें तीसरी चीज और आ जाइए कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता लागू होने के बाद 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालना, ये साफ साफ आचार संहिता का उल्लंघन है। हम लोगों ने उस समय भी इस बात को उठाया था कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले, लेकिन चुनाव आयोग, चूंकि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी और चुनाव आयोग भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और आप एक बात समझ के चलिए कि 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले गए और उनको इन्फ्लुएंस किया गया। पहले भी पैसे डाले जाते थे, लेकिन वो आपकी आचार संहिता लगने से पहले डाले जाते थे। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, वहां भी पैसे डाले गए, मध्य प्रदेश में पैसे डाले गए, हरियाणा में डाले गए, लेकिन वो आचार संहिता से पहले। इस बार तो इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला बेईमानी और डकैती की। तो आप ये जो 3-4 पॉइंट है, इन 3-4 पॉइंट से मैं एक चीज जो कंक्लूड करता हूं वो साफ तौर पे ये है कि बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित किया। और दूसरी बात यहाँ पे एक और है महत्वपूर्ण कि अमित शाह जिस होटल में रुके हुए थे वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे, उन सीसीटीवी कैमरों पे कपड़ा क्यों डाला गया था। जाहिर सी बात है वहां कुछ दाल में काला था, कुछ ना कुछ हुआ, कारगुजारी हो रही थी। अब इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं और पर्याप्त साक्ष्यों के साथ कुछ समय में हम लोग इन चीजों को जनता के सामने लाएंगे। और निश्चित तौर पे देखिए हार तो हार होती है।
अब पर बेईमान इतनी बुरी हार नहीं होती ना। देखिए राहुल गांधी ने वहाँ वोट बचाओ वोट अधिकार यात्रा भी निकाली, कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं, फायदा तो हो रहा था, लेकिन अब जब खुल के डकैती हो रही है, आप ये देखिए महाराष्ट्र में जो हुआ वही चीज आपकी बिहार में हो गई। महाराष्ट्र में भी चुनाव एक तरफा कर दिया गया और 2/3 से ज्यादा जो सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन के, वहां का जो महायुति सरकार बनी हुई है उसके फेवर में है। और उसी तरीके से यहाँ हुआ। यहाँ तो जो विपक्ष है, विपक्ष के हाथ में सिर्फ 34-35 सीटें रह गई। इसका मतलब तेजस्वी की कोई गलती नहीं, राहुल गांधी कोई गलती नहीं, कोई समीक्षा करने की नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए हार तो हार है, गड़बड़ हो रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ भी, कर रहा था, समीक्षा करने की क्या जरूरत है? देखिए गड़बड़ भी हुई है और निश्चित तौर पे हम में भी कुछ कमियां रही होंगी, तो हम उन कमियों का भी विश्लेषण करेंगे कि हम कहाँ पे ज्यादा अंतरों से हारे। देखिए जो क्लोज मार्जिन से हार जीत है वो तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की उसमें संलिप्तता है, जहां 10,000, 20,000, 2,000, 5,000 30 वोट से जीता, आपने देखा नहीं सर? निश्चित तौर पे बिल्कुल बना है। बिहार में बसपा का एक विधायक बना है, ओवैसी के 5 विधायक बने और एक विधायक 200 वोटों से हारा है। तो ये भी एक कारण है कि जो अलायंस पार्टनर हमारे रहे, तो अलायंस पार्टनर के रूप में जो भरोसा हमने लेफ्ट पे दिखाया, हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा लेफ्ट नहीं कर पाया। हम अपनी पार्टी की बात करें और तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी का भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। जो पिछली बार था हम तो उसको भी रिपीट नहीं कर पाए, हम उससे भी आधी सीटों पे रह गए। और इसके बजाय मैं तो ये मानता